चलिए, इससे पहले हम लोगों ने एनएफएसए कार्यक्रम पर बात करना शुरू किया था ना। तो एनएफएसए कार्यक्रम में हमने बात कर लिया था कि एनएफएसए कार्यक्रम क्या है, उसमें सरकार की क्या योजनाएं शामिल हैं, उसके क्या लाभ के बिंदुएं हैं, इन पर हमने बात कर लिया था। आज हम एनएफएसए कार्यक्रम में क्या कमियां रह गई हैं तो एक नजर उन पर डालते हैं। तो अगला हेडिंग होगा हमारा एनएफएसए कार्यक्रम की आलोचना। कार्यक्रम की आलोचना समझेंगे इसमें थोड़ा सा कि क्या कमियां रह गई हैं जो एनएफएसए कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल हमारे सामने होकर के नजर नहीं आ रहा है। 3-4 बिंदुओं से हम समझ जाएंगे कि एनएफएसए कार्यक्रम में क्या कमियां रह गई हैं। सबसे पहले बिंदु पर अगर हम बात करें तो आपको जैसे पहले से मैंने बता रखा है कि एनएफएसए कार्यक्रम एक बहुत बड़ी जनसंख्या को लेकर के काम करता है। लगभग 67% जनसंख्या यानी 2/3 जनसंख्या एनएफएसए में शामिल है और यही सबसे बड़ी चैलेंजिंग के रूप में हमें दिखाई पड़ती है एनएफएसए कार्यक्रम में। एनएफएसए कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी आलोचना है, सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि एनएफएसए कार्यक्रम लगभग 67% जनसंख्या को लेकर के चलता है। इसमें 67% जनसंख्या शामिल है। इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर के हमारा जो टारगेट है चलना थोड़ा सा आसान नहीं होता है ना। इसके लिए एक शांता कुमार नाम की समिति बनी। उस समिति ने सुझाव दिया, शांता कुमार समिति, इस समिति ने ये सुझाव दिया कि जो जनसंख्या 67% है, अभी जनसंख्या को अगर हम 40% कर देंगे तो हमारा टारगेट थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि हम उसको बेहतर ढंग से कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो शांता कुमार समिति के हिसाब से 67% की जनसंख्या को लगभग 40% की जनसंख्या में अगर हम तब्दील कर दें, या एनएफएसए कार्यक्रम में अभी जो 67% की जनसंख्या शामिल है उसमें केवल 40% की जनसंख्या अगर हम शामिल रखें तो हमारा जो टारगेट होगा एनएफएसए कार्यक्रम को लेकर के वो थोड़ा बेहतर ढंग से संचालित हो जाएगा। और अगर हम एनएफएसए कार्यक्रम के दूसरे बड़े मेजर आलोचना पर बात करें या कमी पर बात करें तो सबसे बड़ी इसकी समस्या ये नजर आती है कि एनएफएसए कार्यक्रम में जो प्राथमिक व्यक्ति है, यानी जो प्राथमिक परिवार का व्यक्ति है, प्राथमिक परिवार के व्यक्ति को 5 केजी का अनाज पर मंथ मिलता है और जो अंत्योदय परिवार का व्यक्ति है, अंत्योदय परिवार के व्यक्ति को 7 केजी अनाज पर मंथ मिलता है। अगर हम आईसीएमआर को देखें, इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च को देखें, है ना, अगर हम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को माने तो इसके हिसाब से पर मंथ किसी व्यक्ति को कम से कम 11 से 14 केजी का अनाज पर मंथ चाहिए होता है। इतना अनाज उसको जरूरत पड़ती है एक महीने में, है ना। तो औसतन की बात है ये। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्राथमिक या अंत्योदय परिवार के व्यक्तियों को 5 केजी का अनाज या 7 केजी का अनाज दे करके हम लोग जो भूखमरी की समस्या है इसको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईसीएमआर ये दावा करता है कि किसी एक व्यक्ति को एक माह में 11 से 14 किलो का अनाज चाहिए। आप प्रोवाइड कितना कर पा रहे हैं? 5 से 7 केजी का अनाज। तो इस तरीके से अगर भूखमरी की समस्या समाप्त करनी हो तो आप एनएफएसए के कार्यक्रम के इस पॉइंट से आप खत्म नहीं कर सकते उनको। तो ये दूसरी बड़ी कमी एनएफएसए कार्यक्रम में हमें नजर आती है। अगर हम यहाँ पे तीसरी कमी के बारे में बात करें तो एनएफएसए कार्यक्रम में क्या क्या अनाज के तौर पे दिए जाते हैं, तो यहाँ पे होता है गेहूं, यहाँ दिया जाता है चावल और इसके साथ यहाँ शामिल होता है मोटा अनाज। लेकिन समस्या ये है कि मोटा अनाज हमेशा उपलब्ध होता नहीं और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो गेहूं हुआ या चावल हुआ ये एक ऐसा अनाज है जो सिर्फ कार्ब देता है, मतलब ये सिर्फ कैलोरी युक्त भोजन होता है, इसमें पोषण बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता। पोषण की जो मात्रा होती है वो मोटे अनाज में ही पाई जाती है। तो अगर मोटा अनाज हमेशा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, लोगों को सिर्फ गेहूं और चावल ही अवेलेबल हो पा रहा है, तो इस स्थिति में हम उनमें जो कुपोषण की समस्या है इसको दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पोषण युक्त भोजन की जरूरत है जो कि मोटे अनाज में पाई जाती है। और एनएफएसए कार्यक्रम में मोटा जो अनाज होता है ये हमेशा प्रेजेंट हो ही नहीं पाता, हमेशा अवेलेबल हो ही नहीं पाता। तो ये कुछ समस्याएं हैं। और अगर हम 1-2 समस्याओं पर बात करें
कि ये जो एनएफएसए कार्यक्रम है इसमें क्या चुनौतियां हमारे सामने नजर आती है। तो एक बात ये जो देखिए, एनएफएसए जो कार्यक्रम है ये जो सरकार का राजकोषीय घाटा है इसको बढ़ाता है। एनएफएसए कार्यक्रम सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ाता है। अब ये राजकोषीय घाटा कैसे बढ़ाता है, तो इसको समझने से पहले हमें जानना होगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो यहां पॉइंट्स पर थोड़ा फोकस करेंगे, राजकोषीय घाटा पर। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा एक उदाहरण से समझते हैं। मान के चल रहे हैं कि हमारी सरकार का जो कुल आय है, कुल आय मान लेते हैं कि 50 रुपए है कुल आय, और सरकार अपने कार्यक्रमों में या अपनी जितनी भी उसके खर्च है, अगर ओवरऑल कुल खर्च देखे, सरकार का कुल खर्च देखे, तो मान लेते हैं कुल खर्च इसका है 80 रुपए। तो अब यहां सरकार जो खर्च कर रही है ये 30 रुपए अपनी आय से ज्यादा खर्च कर रही है, यानी ये अतिरिक्त खर्च कर रही है। ये हमारी सरकार अतिरिक्त खर्च कर रही है। अब इस खर्च को करने के लिए सरकार बाहर से क्या करती है? उधार लेती है। बाहर इसको खर्च को करने के लिए बाहर से क्या करती है? उधार लेती है। तो ये जो सरकार है, ये जो बाहर से उधार लेती है अपने अतिरिक्त खर्च के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में या जब किसी सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से ज्यादा हो जाए, है ना, तो ये जो अतिरिक्त खर्च हो रहा है, इस अतिरिक्त खर्च के लिए सरकार बाजार से जितना उधार लेती है, तो इसे हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। स्पष्ट हुआ? और एक चीज कि जो राजकोषीय घाटा होता है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो खाद्य सब्सिडी है, ये खाद्य सब्सिडी, क्योंकि खाद्य जो सब्सिडी है, खाद्य सब्सिडी कौन देता है? केंद्र सरकार देता है। अगर खाद्य सब्सिडी केंद्र सरकार प्रोवाइड कर रही है, तो इससे क्या होता है कि ये, क्योंकि खाद्य सब्सिडी एक गैर उत्पादक खर्च होता है। गैर उत्पादक खर्च होने का मतलब ये है कि एक ऐसा खर्च है जिसको इन्वेस्ट करने से हमें कुछ फिर इसके बदले में फायदा नहीं मिलता है, इसलिए ये गैर उत्पादक खर्च है। तो खाद्य सब्सिडी प्रोवाइड करने से जो राजकोषीय घाटा है ये बढ़ता है गवर्नमेंट का। स्पष्ट हो यहां तक? ठीक। तो अगर हम देखें तो एनएफएसए कार्यक्रम में इतनी सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इतनी चुनौतियों के बावजूद भी एनएफएसए कार्यक्रम पूरी दुनिया भर में बहुत चर्चित कार्यक्रम है, और ये बहुत अनोखा सराहनीय कार्यक्रम है। कैसे? देखो, एनएफएसए कार्यक्रम में ये सारी समस्याएं उपलब्ध तो हैं, लेकिन इसके बावजूद एनएफएसए कार्यक्रम जो है ये क्या करता है? किसी व्यक्ति को फूड सिक्योरिटी देता है, किसी व्यक्ति को ये भोजन जो है इसका कानूनी अधिकार देता है ना। तो इसलिए एनएफएसए कार्यक्रम ये कुछ कमियों के बावजूद भी समाज में बहुत शानदार कार्यक्रम के तौर पे माना जाता है, ये एक कल्याणकारी कार्यक्रम माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इतनी कमियों के बावजूद भी एनएफएसए कार्यक्रम बेस्ट कैसे है, तो एनएफएसए कार्यक्रम एक अनोखा कार्यक्रम कैसे है, कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। अनोखा कार्यक्रम, तो ये एक अनोखा कार्यक्रम कैसे? पहली चीज तो ये कि एनएफएसए कार्यक्रम लोगों को भोजन का कानूनी अधिकार देता है, भोजन का कानूनी अधिकार देता है, पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो एनएफएसए कार्यक्रम भूखमरी की समस्या को खत्म करने का एक छोटा सा प्रयास भी करता है, जो कि बेहतर प्रयास है। तो ये भूखमरी की समस्या को समाप्त करने का एक प्रयास भी करता है। ठीक है, तो इन सब वजहों से अगर हम देखें तो एनएफएसए कार्यक्रम समाज में एक अनोखा कार्यक्रम है। ठीक, लेकिन अगर इसे हम लोग अल्पकाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं एनएफएसए जैसे बड़े कार्यक्रम को, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम इसे दीर्घ काल में अप्लाई करते हैं एनएफएसए कार्यक्रम को, अगर हम बहुत लंबे टाइम के लिए अप्लाई करते हैं, दीर्घ समय अंतराल के लिए अगर हम इसको लागू कर देते हैं, तो इससे हमारे सामने दो बहुत विकराल चुनौतियां नजर आती हैं।
अगर छोटे से टाइम के लिए, छोटे से समय अवधि के लिए हमने एनएफएसए कार्यक्रम चलाया तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब सारी चीजें ठीक है। लेकिन अगर हमने एनएफएसए कार्यक्रम को बहुत लंबे समय के लिए संचालित कर दिया है तो इससे कुछ विशेष समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे पहला नंबर आपने देखा, राजकोषीय घाटा तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि इतना अधिक मात्रा में 67% लोगों को आप हर मंथ भोजन अवेलेबल करा रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा सरकार का अमाउंट खर्च होता है और सरकार का अमाउंट खर्च होने की दशा में ये राजकोषीय घाटा बढ़ा देता है ना। तो पहले जो समस्या दिखाई देती है दीर्घ समय में इसको लागू करने से कि ये राजकोषीय घाटा बढ़ा देगा, और अगर राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट में जो सरकार है ये उधार अपनी ज्यादा बढ़ा लेगी, यानी किसी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था होगा ये ऋण जाल में फंस सकता है। इस वजह से एनएफएसए कार्यक्रम हम बहुत लंबे समय के लिए संचालित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा इस कार्यक्रम को लंबे टाइम तक संचालित करने से बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज ये कि व्यक्तियों में ये भाव भी उत्पन्न हो सकता है कि जब हर मंथ हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही जा रहा है तो हम काम क्यों करें, यानी काम ना करने का ये बढ़ावा भी लोगों में देगा, काम ना करने का बढ़ावा भी देगा, ठीक। तो एनएफएसए कार्यक्रम छोटे समय के लिए है तो बेटर है, और अगर बहुत लंबे टाइम के लिए यूज कर दिया गया तो ये दो समस्याएं हमारे सामने निकल करके आएंगी। स्पष्ट आता है, ठीक है। अब देखो सरकार हमारी क्या कर रही है, लगातार इस कार्यक्रम को दीर्घ काल में संचालित करने के लिए कुछ प्रयास कर रही है, ठीक है। सरकार इस कार्यक्रम को लंबे टाइम के लिए चलाना चाहती है, और लंबे टाइम को चलाने के लिए, लंबे टाइम तक अगर इसको सरवाइव करना है कार्यक्रम को, तो इसके लिए ये जो समस्याएं हैं समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि सरकार कैसे इन समस्याओं को दूर करती है। देखिए सरकार कुछ लगातार प्रयास कर रही है, और वो जो प्रयास कर रही है वो इस पॉइंट पर प्रयास कर रही है कि जो जनसंख्या दबाव है, यहां इस कार्यक्रम पर जो जनसंख्या दबाव है, ये जनसंख्या दबाव कम कर सके, क्योंकि अगर जनसंख्या दबाव कम होगा तो ये जो कार्यक्रम है ये लंबे समय के लिए संचालित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही? तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? इसके लिए सरकार का जो पहला प्रयास है, सरकार का प्रयास, तो सरकार इस कार्यक्रम में जो पहला प्रयास कर रही है वो ये कर रही है कि जो राशन कार्ड है, राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ रही है, आधार कार्ड से जोड़ रही है। अगर राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ जाएंगे तो जो फर्जी राशन कार्ड के थ्रू ये अनाज लेते थे एनएफएसए कार्यक्रम में, उनसे हमारी छुट्टी मिल जाएगी, है ना। तो ये सरकार का पहला कदम है कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा, और अगर आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा तो जो फर्जी राशन कार्ड है इसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। और दूसरा प्रयास सरकार ये कर रही है कि मोटे अनाजों का वितरण अगर सरकार अनिवार्य कर दे तो एनएफएसए कार्यक्रम के लिए एक बेहतर दिशा निर्देश हो सकता है ना। और इसके लिए सरकार को जो मोटे अनाज के जो बीज है, जैसे जो बायो फोर्टिफाइड जो बीज होते हैं, इनको अगर बढ़ावा दे रही है सरकार तो इससे मोटे अनाज की कमी भी कम होगी, है ना। तो मोटा अनाज आराम से अवेलेबल भी हो जाएगा। और अगली चीज सरकार के प्रयास में अगर हम देखें तो सरकार को एक और कदम उठाना चाहिए कि ये कौशल विकास पर थोड़ा सा जोर दे। कौशल विकास पर अगर सरकार जोर देती है तो इससे क्या होगा, कौशल विकास पर जोर देने से जो क्षमता है, ये क्षमता का बेहतर निर्माण होगा, और क्षमता के बेहतर निर्माण से ये जो एनएफएसए कार्यक्रम पर लोगों की निर्भरता ज्यादा है ये थोड़ी कम हो सकती है। यहां तक बात समझ में? तो ये एनएफएसए कार्यक्रम था, उनमें संबंधित जो समस्याएं थी, चुनौतियां थी, हमने वो देखे, और उसमें सरकार क्या प्रयास कर रही है या क्या सरकार को और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हमने इन बिंदुओं पर बात की। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि एनएफएसए से संबंधित जो WTO है, इसमें क्या सम्मेलन की स्थितियां थी, क्या समझौते थे, थोड़ा सा हम इन पर बात करते हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट है, हमारा अगला जो हेडिंग है वो है एनएफएसए से
संबंधित, एनएफएसए से संबंधित डब्ल्यूटीओ में समझौते। मतलब ये जो हमारा एनएफएसए कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से संबंधित डब्ल्यूटीओ में क्या समझौते हुए या डब्ल्यूटीओ में इसको लेकर के क्या चुनौतियां हैं, या इसके क्या समाधान हमने निकाले हैं, अब हम इन बिंदुओं पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ क्या है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जब हम समझे रहेंगे ना तब हमें समझ में आएगा कि एनएफएसए कार्यक्रम के लिए डब्ल्यूटीओ में किस प्रकार से एक चुनौती है और उसका समाधान कैसे है, उसके लिए जो जिनेवा सम्मेलन है, ये सारी बातें क्या है। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले डब्ल्यूटीओ। व्हाट इज डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ जिसे इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसे बोलेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अब विश्व व्यापार संगठन का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा इस संस्था के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। ये जो संस्था है, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये 1 जनवरी 1995 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है डब्ल्यूटीओ का, हेड ऑफिस जो है, मुख्यालय ये जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा लिखते हैं ना, जिनेवा में है। ठीक है, और कुल इसमें 164 देश सदस्य हैं, जिसमें अभी एक नया हाल ही में देश जुड़ा है जो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान डब्ल्यूटीओ में अभी हाल फिलहाल में ही जुड़ा है, तो ये एक नया देश है जो डब्ल्यूटीओ में जाकर के जुड़ा हुआ है। डब्ल्यूटीओ से पहले ये जो संस्था है ये डब्ल्यूटीओ नहीं थी, इससे पहले ये गेट्स नाम से जानी जाती थी, GATTS। डब्ल्यूटीओ से पहले ये इस संस्था के नाम से जानी जाती थी, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टिट। अरे यार हिंदी में सुन लो पता नहीं क्या होता था, भूल गया। हिंदी में शुल्क एवं व्यापार से संबंधित सामान्य समझौते, इसको हिंदी बोलेंगे शुल्क एवं व्यापार से संबंधित सामान्य समझौते। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ से पहले ये संस्था काम करती थी, लेकिन उसके बाद 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हो गई और ये संगठन अब काम करता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ में जितने फैसले लिए जाते हैं सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। यहाँ सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, मतलब जब सारे देश किसी बिंदु पर एक्सेप्ट स्थिति हो जाती है तब जाकर के ये कोई फैसला यहाँ लिया जाता है। और डब्ल्यूटीओ जो है, यहाँ जो सबसे बड़ी संस्था पाई जाती है, ये मंत्री स्तर की एक संस्था होती है, जिसे हम लोग मंत्री स्तरीय सम्मेलन बोलते हैं। मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ में जो सम्मेलन होता है, जो सबसे बड़ा सम्मेलन है, सबसे उच्च जो संस्था है एक्चुअल में, वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होती है। क्लियर है? ठीक, ये सब फैक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो डब्ल्यूटीओ का सम्मेलन होता है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है, एक बार, है ना, 2 वर्ष में एक बार डब्ल्यूटीओ का ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये डब्ल्यूटीओ से इतनी सारी बातें अगर आपको ध्यान में है तो पर्याप्त है, सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि
कुछ सम्मेलन जो WTO में NFSA कार्यक्रम को लेकर के हुए, थोड़ा सा उन पर एक नजर डालते हैं। देखो, सबसे पहले 2022 में ध्यान देते हैं। 2022 में एक सम्मेलन होना था जो जिनेवा सम्मेलन है बेसिकली, और ये कजाकिस्तान में होना था। लेकिन क्योंकि कोविड का टाइम था तो ये सम्मेलन जो है उसकी वजह से नहीं हुआ। तो 2022 में जिनेवा सम्मेलन, ठीक है, ये कहाँ होना था? जिनेवा सम्मेलन जो होना था ये कजाकिस्तान में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये नहीं हुआ। इसके बाद 2024 में अभी एक सम्मेलन और होना बाकी है अबू धाबी में, ठीक है। ये 2024 में ये सम्मेलन होगा NFSA कार्यक्रम के लिए। इसीलिए इस वजह से ये NFSA कार्यक्रम थोड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये करंट का मुद्दा भी बना रहेगा, ठीक है। और NFSA कार्यक्रम को लेकर के एक सम्मेलन और हुआ है WTO में 2013 में सम्मेलन हुआ है, जिसे हम लोग बाली सम्मेलन के नाम से जानते हैं, बाली सम्मेलन। और 2001 में एक सम्मेलन NFSA कार्यक्रम को लेकर के हुआ है, जो कि बेसिकली दोहा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ सम्मेलन है जो WTO में हुए हैं, ठीक है, जिन पर हमें बस एक नजर बना करके रखनी। अब जरा देखो, तो ये WTO के सम्मेलन हुए, ठीक है। अब देखो WTO का क्या उद्देश्य है, WTO क्यों बनाया गया, थोड़ा सा उन पर बात करते हैं। देखो, WTO के उद्देश्य समझते हैं। WTO के उद्देश्य, तो WTO बनाया गया था इसलिए कि अगर कहीं वस्तु और सेवा का व्यापार चल रहा हो, वस्तु और सेवा का अगर कहीं पे व्यापार हो रहा हो, तो इस व्यापार में कोई भी अगर बाधा है तो उस बाधा को समाप्त करने के लिए यह WTO बनाया गया था। और उस बाधा को समाप्त करने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके, तो इसी पर्पस से WTO बनाया गया। तो इसका मतलब यह है कि WTO का जो उद्देश्य है, दो मूल उद्देश्य है। इसका पहला मूल उद्देश्य क्या है कि वस्तु या सेवा के व्यापार में जो बाधा जनरेट हो रही है, ये बाधा समाप्त करना, इसके साथ पर्यावरण संरक्षण करना। इन दो रीजनों से आपके सामने WTO है, ठीक। अब ये व्यापार में बाधा क्या होता है आप समझते हैं। तो जो व्यापार में बाधा होता है ये दो तरीके से होता है, यानी व्यापार बाधा कितने प्रकार का होगा? तो व्यापार बाधा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? व्यापार में जो पहला बाधा होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रशुल्क बाधा। इसे क्या कहेंगे? प्रशुल्क बाधा कहते हैं। और व्यापार में जो दूसरा बाधा होता है इसे हम लोग कहते हैं गैर प्रशुल्क बाधा। गैर प्रशुल्क बाधा। अब इन्हें समझते हैं कि व्यापार में ये प्रशुल्क बाधा क्या है और गैर प्रशुल्क बाधा क्या है। हाँ, तो ये जो प्रशुल्क बाधा का कंसेप्ट है ये बड़ा आसान है। जैसे कोई देश अपने जो घरेलू वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं इनको संरक्षण देने के लिए प्रशुल्क बाधा लगाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक देश है कैपिटल ए और एक देश है कैपिटल बी। अब कैपिटल ए ने अपने देश में मान लो एक वस्तु उगाई एक्स, इसका उत्पादन किया। अब देश ए में, ये देश ए है, ये देश बी है। अगर देश ए में इस वस्तु एक्स का मान लो दाम है 50 रुपए, ठीक। अब देश बी ने देश ए में इस चीज को निर्यात किया, सेम प्रोडक्ट को, एक्स को, लेकिन इसने यहां निर्यात करके ऐसी स्थिति पैदा की कि यहां पे ये 30 रुपए का बिक रहा है। तो अब भाई साहब अगर सेम प्रोडक्ट किसी दूसरे देश का किसी दूसरे देश में उससे सस्ता मिलेगा तो यहाँ का जो घरेलू व्यापार है तो नुकसान में हो जाएगा। तो दूसरा देश क्या करेगा, ये देश क्या करेगा, अपने इस घरेलू व्यापार को सुरक्षा देने के लिए इस देश पर कुछ टैक्स लगा देगा। वो कहेगा कि आप 30 रुपए का अगर यहाँ सामान बेच रहे हैं तो उसपे कम से कम मुझे क्या करिए 50% का टैक्स दे दीजिए, जिससे क्या हो कि ये सामान यहाँ जब पहुंचे तो अब 30 रुपए की बजाय थोड़ा और महंगा हो जाए, इतना महंगा हो जाए कि ये जो 50 रुपया है इससे थोड़ा सा ऊपर रहे।
तो इससे क्या होगा कि जो इस देश के लोग हैं ये इसी सामान को बाहरी देश से ना खरीद करके, जो वहीं इसके देश में ही बिक रहा है वहां से ना खरीद करके अपने घरेलू प्रोडक्ट को खरीदेंगे, क्योंकि घरेलू प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ ये जो इस देश ने यहाँ इस पर टैक्स लगाया है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रशुल्क बाधा। बात समझ में आई? ठीक, तो प्रशुल्क बाधा का मतलब समझ में आया? स्पष्ट है? प्रशुल्क बाधा का मतलब कि कोई देश अपने घरेलू जो उद्योग होते हैं इनको संरक्षण के लिए जो अन्य देश होते हैं इन पर कुछ ना कुछ टैक्स लगा देता है। ठीक है, ये जो आयात करते हैं उसी आयात पर टैक्स लगा देता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रशुल्क बाधा। क्यों लगाता है टैक्स? टैक्स इस वजह से लगाता है ताकि उसका जो सामान हो ये हमारे देश में थोड़ा महंगा बिके, और महंगा बिकेगा तो स्वाभाविक सी बात है लोग उसकी वस्तु को खरीदने से ज्यादा हमारी वस्तु को खरीदना प्रेफर करेंगे, इसीलिए प्रशुल्क बाधा लगाई जाती है। स्पष्ट हुआ? इसके बाद अब हम समझते हैं गैर प्रशुल्क बाधा। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो प्रशुल्क बाधा है, प्रशुल्क बाधा लगाने की अनुमति WTO देता है। WTO कहता है कि हाँ हम प्रशुल्क बाधा लगा सकते हैं। ठीक है, और अधिकांशतः जितने विकासशील देश हैं, कौन से देश? विकासशील देश, जो जैसे भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देश ही प्रशुल्क बाधा अधिकांश स्थितियों में लगाते हैं। ठीक है, विकसित देश प्रशुल्क बाधा बहुत नहीं लगाता है। अभी उसका जब हम गैर प्रशुल्क बाधा समझते हैं तब आपको समझ में आएगी ये बात। ठीक है, तो प्रशुल्क बाधा WTO इसकी अनुमति देता है कि नहीं देता? देता है। ठीक है, कि एक देश A है, दूसरे देश B है, अगर B ने A में कोई सामान आयात किया है तो A क्या कर सकता है, इस आयात किए गए सामान पर कुछ प्रशुल्क लगा सकता है। स्पष्ट हुआ? ठीक, WTO इस पर मनाही नहीं करेगा। अब समझते हैं गैर प्रशुल्क बाधा। गैर प्रशुल्क बाधा, इसका जो यूज है ना ये सबसे ज्यादा USA करता है। गैर प्रशुल्क बाधा का यूज सबसे ज्यादा कौन करता है? USA करता है। कैसे करता है? तो अच्छा, ये कोई टैक्स नहीं लगाता, ये कोई शुल्क नहीं लगाता, जैसे ऊपर अभी देखा आपने कुछ टैक्स लगा दिया था, शुल्क लगा दिया था, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपनी वस्तुओं को, जैसे मान लो भारत है, अब भारत अगर अपने कुछ चीजों को मान लो USA में बेचना चाहता है तो वो एक मानक तय कर देंगे और उसके साथ साथ एक प्रमाण पत्र भी लगा देंगे कि भैया हमको इतनी मानक की ये वस्तु रहेगी तो हमारे देश में बिकेगी, अन्यथा आपकी ये चीजें नहीं बिक सकती। और ये इतने हाई क्वालिटी के लगाते हैं जानबूझ करके कि उनका सामान हमारे देश में बिके। जैसे मान लो मैंने एक मार्कर बनाया, भारत का ये मार्कर, अब भारत के इस मार्कर को अगर मैं USA में बेचना चाहूँ तो मुझ पर क्या लगाएगा? गैर प्रशुल्क बाधा लगाएगा। क्यों लगाएगा? इस वजह से लगाएगा ताकि उसके यहाँ जो मार्कर बन रहे हैं वो लोग ज्यादा खरीद पाए, मेरा मार्कर उसके देश में कम बिके। इससे क्या होगा? उसके जो घरेलू उद्योग हैं वो सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। अब ये मुझ पे लगाएगा कैसे? वो मेरे लिए एक मानक निर्धारित कर देगा, एक प्रमाण पत्र निर्धारित कर देगा कि इतने स्टैंडर्ड, इतने क्वालिटी से अगर क्वालिटी कम हुई तो आपका ये मार्कर हमारे देश में नहीं बिकेगा। और जानबूझ करके ये क्वालिटी इतनी हाई बताएगा वो मुझे, जिससे मैं ये प्रोड्यूस करूं भी, बनाऊं भी तो उसके लेवल में ना जा पाऊं। बात समझ में आई? तो इसे हम लोग कहते हैं गैर प्रशुल्क बाधा। बात समझ में आई? स्पष्ट है? अब इसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं 2001 का दोहा सम्मेलन। क्या है 2001 का दोहा सम्मेलन भाई? जो WTO का सम्मेलन था। अभी 4 सम्मेलन देखे ना हमने WTO में जो हुए थे, चलिए देखते हैं। तो WTO में जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहला भी 2001 का सम्मेलन, सॉरी, तो 2001 में जो दोहा सम्मेलन था इसमें क्या सम्मेलन हुआ, क्या बातें हुई, इसको समझते हैं। देखिए 2001 में जो दोहा सम्मेलन हुआ, ये दोहा सम्मेलन विकास और विकासशील, विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए जो कृषि सब्सिडी है उसको निश्चित करने के लिए, उसको एक निश्चित सीमा से कम करने के लिए हुआ था। ठीक है, जैसे क्या है कि हर देश अपने किसानों को कुछ सब्सिडी देता है। सब्सिडी इसलिए देता है ताकि उनकी खेती करने में जो लागत हुई थोड़ा कम, है ना, इसीलिए हर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने किसानों को थोड़ी बहुत कृषि क्षेत्र में सब्सिडी देती है। तो ये जो 2001 का दोहा सम्मेलन हुआ है, ये विकसित और विकासशील दोनों देशों के बीच हुआ है। दोनों देशों को, मतलब दोनों देशों ने इस दोहा सम्मेलन में भाग लिया था और ये दोनों देशों ने इस बात पर अपनी सहमति दिखाई कि कृषि सब्सिडी जो देश देते हैं एक निश्चित सीमा से कम कर दें। मतलब
सभी देशों में ये चीज लागू कर दी जाएगी कि एक लिमिट के बाद, एक निश्चित सीमा के ज्यादा आप अपने किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते। उससे नुकसान होता है ना भाई। जैसे मान लो अगर दो देश है, एक देश है ए, दूसरा देश है बी। अब अगर मान लो इस देश ने अपने किसानों को खूब भर भर के सब्सिडी दे दी। अब जब किसान खूब ज्यादा मात्रा में सब्सिडी पाएंगे तो वो मशीनीकरण करेंगे, वो हरित क्रांति जैसे प्रोजेक्ट पर और सारा काम करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे अनाज बहुत ज्यादा उगाया जाएगा, और अगर ये अनाज बहुत ज्यादा उगा रहे तो दूसरे देशों को जाकर के बेचेंगे। तो ऐसी स्थिति में हर कोई देश बहुत ज्यादा अनाज उगा करके किसी दूसरे देश को सप्लाई करेगा, तो इससे बेवजह का ये देश जो है ये बेवजह का फायदा कमाएगा। इस वजह से 2001 का जो दोहा सम्मेलन हुआ उसमें विकासशील और विकसित दोनों देशों ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि अगर हमें कृषि में सब्सिडी देनी है तो एक लिमिट्स बना लेंगे, उस लिमिट से ज्यादा हम सब्सिडी नहीं देंगे। बात समझ में? और इस चीज को करने के लिए, लिमिट निर्धारित करने के लिए कृषि सब्सिडी का संदूकीकरण किया गया। क्या किया गया? कृषि सब्सिडी का संदूकीकरण। अब ये क्या भैया? कृषि सब्सिडी का संदूकीकरण। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कृषि सब्सिडी के लिए एक निश्चित सीमा बनाई गई, एक निश्चित मानक बनाया गया। अब कृषि सब्सिडी का संदूकीकरण जब किया गया तो 4 फेज में किया गया। ठीक है, कौन कौन से फेज में किया गया? देखो 4 प्रकार के बॉक्स बनाए गए। पहला जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो सब्सिडी के लिए बॉक्स बनाया गया ये था ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसके बाद जो तीसरा था जिसे हम लोग बोलते हैं अंबर बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी। जो चौथा है ये है रेड बॉक्स सब्सिडी। अब ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है, अंबर बॉक्स सब्सिडी क्या है, रेड बॉक्स सब्सिडी क्या है? अगर आपने 2001 के दोहा सम्मेलन को ध्यान में रखा है तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। 2001 के दोहा सम्मेलन में सभी देशों ने क्या फैसला लिया कि अगर हमें कृषि में सब्सिडी देनी है तो हम एक निश्चित सीमा बना लेते हैं, और उस निश्चित सीमा के बाहर जाकर के आप लिमिट सब्सिडी नहीं दे सकते। उसी सीमा को निर्धारित करने के लिए ये 4 प्रकार के कंसेप्ट्स लाए गए, जिसमें से जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है इसके बारे में पहले समझते हैं कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या कहता है। तो पहली चीज, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी अगर कोई देश अपने किसानों को दे रहा है तो ये व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करता है, ये व्यापार में विकृति पैदा नहीं करता है। अब व्यापार में विकृति ना पैदा करना का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये व्यापार में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करता है। अभी थोड़ी देर बाद हम व्यापार विकृति पर बात करते हैं। ठीक है, और कोई भी देश इसे किसी भी सीमा तक दे सकता है, मतलब इसमें सीमा तय नहीं है। अगर कोई देश अपने किसानों को कृषि सब्सिडी देना चाहता है, वो भी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत, तो वो दे सकता है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई सीमा निर्धारण नहीं, सीमा निर्धारित नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक, कितनी भी मात्रा में दे सकता है। तो अब ये सब्सिडी दिया जाता है तो एक किस फॉर्म में दिया जाता है? तो बात ये है कि अगर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये अनुसंधान करने के लिए दिया जा रहा है या विकास करने के लिए दिया जा रहा है। कृषि फील्ड में अनुसंधान या विकास करने के लिए दिया जा रहा है, कृषि में भंडारण करने के लिए दिया जा रहा है, भंडार गृहों का निर्माण करने के लिए दिया जा रहा है ये सब्सिडी। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में किस प्रकार की सब्सिडी दी जाती है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में अनुसंधान या विकास के लिए या भंडार गृहों के निर्माण के लिए, भंडार गृहों के निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी समझ में आई। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में जो अगर कोई गवर्नमेंट है, कोई देश है, वो अपने किसानों को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी देती है, इसके अंतर्गत अगर सब्सिडी दे रही है तो वो सब्सिडी व्यापार में विकृति नहीं पैदा करेगी,
व्यापार में ऐसी स्थिति नहीं लाएगी कि लोग बहुत ज्यादा अनाज उगा करके व्यापार में अपना मुनाफा कमा रहे, लाभ कमा रहे, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है, इसमें कोई देश जितनी मर्जी उतनी सब्सिडी दे सकता है। और ये सब्सिडी किस जगहों पे दी जाती है, तो ये सब्सिडी दी जाती है कृषि फील्ड में अनुसंधान करने के लिए, विकास करने के लिए, भंडार गृहों का निर्माण करने के लिए, बात समझ में। तो इन सब जगहों पे ये सब्सिडी दी जाती है। और अधिकांशतः ये जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है ये विकसित देश देते हैं। अधिकांशतः ये देखा गया है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कौन से लोग देते हैं, विकसित देश देते हैं। स्पष्ट। अब ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी देखो, ये जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है ये कृषि आगत सब्सिडी इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, कृषि आगत सब्सिडी, ठीक। अब ये कृषि आगत सब्सिडी का क्या कंसेप्ट है, जैसे सरकार अपने किसानों को अगर बीज के लिए या उर्वरकों पर सब्सिडी दे रही है तो ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है, बात समझ में। अब इससे क्या किया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, इससे इसलिए दिया जाता है ताकि उत्पादन थोड़ा सस्ता हो सके, है ना। क्योंकि किसान अगर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके अपने अनाज उगाएगा, अपनी फसल उगाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होगी। तो उसी को कम करने के लिए कोई देश अपने किसानों को ब्लू बॉक्स सब्सिडी देता है। स्पष्ट आता है। अब ये जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है इसमें ये व्यापार में बाधा न उत्पन्न करे, इसके लिए यहाँ पर एक ऊपरी सीमा तय कर दी जाती है, निर्धारित कर दिया जाता है कि इससे ज्यादा का उत्पादन आप नहीं करेंगे अगर इस सब्सिडी को आप पा रहे हैं तो। स्पष्ट है, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये बाजार में विकृति पैदा करता है, बाजार में या व्यापार में विकृति पैदा करेगा, व्यापार में विकृति पैदा कर सकता है। लेकिन विकृति पैदा ना करे इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे उत्पादन की सीमा निर्धारित कर दी गई है। उत्पादन की जो सीमा है ये सीमा निर्धारित कर दी गई है। जब उत्पादन की सीमा निर्धारित हो जाएगी तो व्यापार में विकृति नहीं आएगी, ठीक है। तो ये है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। स्पष्ट। इसके बाद अगला है अंबर बॉक्स सब्सिडी। अंबर बॉक्स सब्सिडी की कहानी क्या है, तो अंबर बॉक्स सब्सिडी में ये जो सब्सिडी ये सबसे ज्यादा व्यापार में विकृति उत्पन्न करता है, ये व्यापार में विकृति सबसे ज्यादा उत्पन्न कर सकता है, समझ में, ठीक। इसीलिए WTO ने इसके लिए अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया है। WTO अंबर बॉक्स सब्सिडी में जो अधिकतम सीमा है उसको निर्धारित कर देती है, ठीक है। तो WTO ने इसकी अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया है, अधिकतम सीमा निर्धारित कर रखी है, बात समझ में। ये जो रेड बॉक्स सब्सिडी है, ये रेड बॉक्स सब्सिडी WTO ने इसको प्रतिबंधित कर दिया कि ये सब्सिडी कोई देश किसी को नहीं देगी, ठीक है। और ये किस पर दिया जाता था, तो ये निर्यात पर दिया जाता था, ये निर्यात पर दिया जाता था रेड बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। तो निर्यात पर ये जो सब्सिडी दी जाती है रेड बॉक्स सब्सिडी, ये WTO ने कहा भैया ये बैन है, ठीक है, इसको आप यूज में नहीं ले सकते। अब ये कैसे निर्यात पर ये सब्सिडी क्यों बैन है, कैसे बैन है, समझो जरा। जैसे एक बात बताऊं, अभी मैंने आपको गैर प्रशुल्क में प्रशुल्क वाले में एक एग्जांपल समझाया कि एक देश A है, एक देश B है। अभी B ने A वाले देश में मान लो कुछ बेचा, तो A वाले ने क्या किया, मान लो ये 50 रुपए का कुछ सामान A वाले देश में ला करके बेच रहा है, तो A अपने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए इस पर क्या करेगा, प्रशुल्क लगाएगा, कुछ लगाएगा। मान लो इसने 20% लगा दिया। अभी जितनी बार ऐसे ये देश निर्यात करेगा, अगर ये वाला देश जितनी बार निर्यात करेगा तो निर्यात करने पर बार बार इस पर गैर प्रशुल्क बाधा लगेगी। तो प्रशुल्क बाधा को खत्म करने से बार बार देने से लाख गुना बेहतर है कि निर्यात पर ही लगा दिया जाए बैन, है ना, कि भाई तुम बार बार ऐसा कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये इसको जो है ऐसा कर ही ना पाए। तो ऐसे कंडीशन में इसको रोकने के लिए निर्यात पर रेड बॉक्स सब्सिडी लगाई जाती है, जो कि WTO में प्रतिबंधित है। स्पष्ट है। तो दोहा सम्मेलन में जो कृषि सब्सिडी को लेकर के संदूकीकरण किया गया था, ये 4 उसके फेज हैं और चारों फेज का ये मतलब था। यहां तक की बातें स्पष्ट है।
अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं कि व्यापार में विकृति का मतलब क्या है। तो व्यापार में विकृति का मतलब, जैसे यहाँ हर जगह पे व्यापार में विकृति वाला टर्म आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी देश की सरकार अपने घरेलू सब्सिडी को दे रही है, ठीक है, और इस घरेलू सब्सिडी को देने से किसी अन्य देश का व्यापार अगर प्रभावित हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि ये व्यापार में विकृति है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? जैसे एक देश भारत है, अब भारत अगर अपने किसानों को कुछ सब्सिडी दे रही है और उसके सब्सिडी से किसी दूसरे देश का व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये व्यापार में विकृति है। स्पष्ट हुआ यहां तक? ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और समझते हैं थोड़ा सा हम, उसके बाद ये टॉपिक एनएफएसए खत्म हो जाएगा। छोटा सा पॉइंट और समझेंगे। छोटे से बिंदु पर हम बात करते हैं थोड़ा सा टीएफए का। ये टीएफए क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। टीएफए जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापार सुगम्य समझौता। व्यापार सुगम्य समझौता। अब क्या है व्यापार सुगम्य समझौता भाई? तो 2013 में WTO का एक सम्मेलन हुआ, बाली सम्मेलन, तो ये उसी से संबंधित है। 2013 में जो बाली सम्मेलन हुआ WTO में, इसी बाली सम्मेलन से ये संबंधित है। ठीक है। अब बाली सम्मेलन में क्या बात हुई थी भाई? तो बाली सम्मेलन में ये जो समझौता हुआ TFA, इस समझौते में सभी देशों को अपने प्रशुल्क बाधाओं में कमी करने, जैसे जो यूएसए जैसे देश है, ठीक है, यूएसए जैसे देश अपने निर्यात को बढ़ा सके, ठीक है, इसीलिए इसको कम करना, जो क्या नाम है, प्रशुल्क बाधा है, इसको कम करना इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है। तो 2016 ने भी जो TFA वाला समझौता है, इस पर साइन किया था। यूएसए ने इसको अपने फायदे के लिए कराया था बाली सम्मेलन। ठीक है। यूएसए क्या चाहता था? यूएसए चाहता था कि मेरा जो निर्यात है, अच्छा खाली यूएसए नहीं, जितने भी यूएसए जैसे विकसित देश थे, ये सभी लोग चाहते थे कि निर्यात अपना बढ़ा सके। और निर्यात बढ़ाने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि जो अन्य देश हैं, वो अन्य देश जो प्रशुल्क बाधा है इसको कम करें। इसी चीज के लिए बाली सम्मेलन कराया गया। अब जैसे मान लो भाई कि यूएसए ही है, अब यूएसए भारत में अगर कोई चीज बेचना चाह रहा है, तो इसका मतलब यूएसए निर्यात करना चाह रहा है, और यूएसए अगर निर्यात करना चाह रहा है और भारत इस निर्यात पर प्रशुल्क बाधा लगा देगा, तो इसकी जो भी इसका प्रोडक्ट होगा, ये भारत में महंगा नहीं बिकेगा, महंगा बिकेगा। और अगर भारत में ये महंगा बिक रहा है, तो लोग क्यों खरीदेंगे? भारत की प्रोडक्ट को उस समय ये प्रेफर करेंगे। इसलिए तो ये देश क्या चाहेगा कि जो प्रशुल्क बाधा ये कम से कम लगे, और अगर प्रशुल्क बाधा कम से कम लगेगी, तो इसका जो ये यूएसए का सामान होगा, ये भारत में सस्ता बिकेगा और ज्यादा बिक पाएगा। इसी बात के लिए जो विकसित देश थे, ये विकसित देशों ने एक समझौता किया, जिसे हम लोग TFA बोलते हैं, और 2013 के बाली सम्मेलन में ये समझौता हुआ, जिसमें ये बात निर्धारित की गई कि जो अन्य देश हैं, विकासशील देश हैं, ये देश क्या करेंगे? अपनी प्रशुल्क बाधाओं को कम करेंगे। ठीक है। सभी देश अगर अपनी प्रशुल्क बाधाओं को कम करेंगे, तो जो विकसित देश है, ये विकसित देश अपना निर्यात बढ़ा पाएंगे। स्पष्ट हुआ? भारत ने 2016 में भारत ने इस ट्रीटी पर, इस संधि पर, समझौता पर साइन किया था, भारत ने हस्ताक्षर किया। ठीक। तो ये रहा आपका NFSA कार्यक्रम। अब NFSA कार्यक्रम समाप्त है। अब इसके बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग।